हमारा जो एरेज रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, एरेज क्या होता है, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ इसके ऊपर, एक शॉर्ट टर्म आइडिया। आप एक टॉपिक है पाइथन के अंदर, दैट टॉपिक इज लिस्ट। ओके, आप उसे एक बार रिकॉल करोगे तो उससे जो चीजें हमने यहाँ पे परफॉर्म की है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे सारी चीजों पर कैसे हम लोग काम करेंगे। ओके, सो NumPy थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड लेगा। अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारी 3 to 4 क्लासेस, 2 to 3 क्लासरूम्स हमारे इस पे जाएंगे। ओके, सो कल का सेशन भी हमारा NumPy के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि NumPy में बहुत सारे पार्ट्स हैं। मुझे अभी डेटा टाइप्स, कॉपी एंड व्यू, कुछ चीजें मैं आपको अभी बता दूंगा। इंडेक्सिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इंडेक्सिंग को एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ बिकॉज आई एम स्विचिंग टू स्लाइसिंग। मैं उसके बाद स्लाइसिंग वाले पार्ट पे भी आने वाला। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं एरे इंडेक्सिंग का जो हमारा काम करता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे वर्कआउट करता है, और हम कैसे इसके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी मोड में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना है तो जितनी बार आप जुपिटर ऑन करोगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NumPy इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड हमने इंपोर्ट NumPy लिखा है, मेरे को बार बार अगर NumPy पैकेज के अंदर से कोई भी फंक्शन अगर हमें एक्सेस करना हो, जैसे आपने मॉड्यूल टॉपिक में पढ़ा था, उस पैकेज का नाम पहले आता है, फिर डॉट उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम आता है। अब मुझे वो चीज यूज करनी है तो NumPy बहुत ब्रॉड वर्ड हो रहा है, बड़ा वर्ड हो रहा है, हमें उसको छोटा करना है तो हम एलियस टेक्निक यूज करेंगे, एज लगाएंगे, एज NP असाइन करेंगे। तो दिस इज एन स्टैंडर्ड वर्ड जो हम मार्केट के अंदर एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज करते हैं NumPy को डिनोट करने के लिए, NP यूज करते हैं। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है कि NP की जगह अगर हम कुछ और लिखना चाहे तो आप अपना नाम भी लिखोगे तो भी यह काम कर जाएगा, बट हम लोग जो स्टैंडर्ड लेवल पे यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, NP यूज करते हैं। तो मुझे एक एरे डिजाइन करना है तो बहुत सिंपली मैंने एक एक्स लिया और एरे डिजाइन करना है, NP लिया। NumPy के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है एरे, उस ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट लेके हम पहले 1 डायमेंशनल एरे असाइन करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे मतलब सिंगल रो फॉर्मेट में हम लोग उसको चला रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एरे असाइन किया 2 3 5 6, कुछ इस तरीके से हमने उसको असाइन कर दिया, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट। ओके, उसके बाद अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैंने बहुत सिंपली एक स्टेटमेंट दिया एक्स, दिस इज माई एरे। तो देखो नीचे मेरा एरे जो है वो प्रिंट होके आ गया। अब इसी के फॉर्म में मैं आपको सिंपली बेसिस पे बताता हूँ। पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप जब भी काम कर रहे होगे डेटा फॉर्मेट, डेटा सेट आपके पास आएगा, एक 2D फॉर्म में डेटा सेट आता है। ठीक है, 1D फॉर्म में बहुत रेयर केस होंगे कि 1D फॉर्म में मिलेगा, 110% आपको सारे डेटा सेट आपको 2D फॉर्म में मिलते हैं। आप एक्सेल शीट अभी भी यूज करते हो, हैंडल करते हो, तो सारे कैसे होते हैं, हमारे 2D फॉर्म में होते हैं। ओके, सो अभी मैं 1D एरे पे आपको इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, फिर मैं आपको 2D एरे पे इंडेक्सिंग बताऊंगा। अभी मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ इसमें 1D एरे पे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हम जब भी किसी एरे को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड माय पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो हम इसको इक्वल टू करेंगे, सॉरी एक्स लिखा। अब मेरा जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जब भी आप हेलो या हाय सुमित, सुमित आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। सो हमारा अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें। पॉजिटिव इंडेक्सिंग इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट। सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सो अगर हम 0 डालते हैं इसके अंदर, एक्स होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट लिया है तो हमने उसके अंदर 0 डाला है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, माय 0 इंडेक्सिंग। यानी कि अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने मेरे को कौन सा डेटा पिकअप करके दिया, 2। ओके, अगर मेरे को इसका लास्ट डेटा उठाना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ मैं पहले निकाल लेता हूँ। आपको लेंथ निकालना है, इट्स वेरी सिंपल फंक्शन जो हम लोग ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे, दैट वन इज व्हाट, एलियन। आप एलियन के बेसिस पे देखेंगे इसका लेंथ कितना है, 5 है। अगर कोई इंडेक्सिंग यहां से अगर हम देखें, अगर कोई इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर कोई इंडेक्सिंग किसी एरे के अंदर या किसी लिस्ट के अंदर या किसी टपल के अंदर, मतलब मैंने तीनों डेटा स्ट्रक्चर के नाम लिए हैं, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर एरे या कोई इंडेक्सिंग आपका 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसका आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4, मतलब उसकी जो लेंथ होगी उससे एक कम। मैं यहाँ पे 4 लिया मैंने इंडेक्स नंबर, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 6। ये होता है हमारा पाइथन के अंदर क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा 2D फॉर्म में नहीं है, अभी हम लोग किसमें है, सिंगल डायमेंशन में है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्सिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या बोलता है, जब आप किसी एरे को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, मतलब उल्टा आपको रीड करना है, यहां से राइट टू लेफ्ट नहीं। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको दोनों इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, हम हर केस में पॉजिटिव इंडेक्सिंग पर प्रोसेस करते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग पर जाते हैं, हम हर केस में पॉजिटिव इंडेक्सिंग पर प्रोसेस करते हैं। बट इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, क्योंकि स्लाइसिंग में कभी कभी आपको ये काम देगा। तो हमने क्या करा, लेफ्ट टू राइट रीड किया। पहले हम कैसे, सॉरी, राइट टू लेफ्ट रीड किया। पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कैसे रीड कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैसे रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो इसका इंडेक्सिंग नंबर वो किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है -1 से। मतलब अगर मैंने -1 लिखा तो हम यहां से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका पहला नंबर कौन सा होगा, 6, नंबर कौन सा होगा, 5। तो -1 इज व्हाट, 6। ओके, अब मुझे आखिरी नंबर चाहिए, इसका लेंथ कितना है, 5। तो आखिरी नंबर क्या होगा, -5। हम इसको रन करेंगे, देखो -5 हमें क्या पिकअप करके दे रहा है, 2 पिकअप करके दे रहा है। ओके, और ये होता है आपका क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये अभी हमने यूज किया था किस पे, 1D एरे पे। अब मुझे क्या करना है, मेरे को 2D एरे पे वर्कआउट करना है। अब 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको फिर लोग क्लियर होता हुआ चलेगा साथ साथ में हम कैसे काम करें। हमने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने कोई डेटा एलिमेंट डाले। डेटा एलिमेंट में डालूंगा बहुत अलग तरीके से डालूंगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ये मेरी हो गई फर्स्ट रो। मैट्रिक्स होता है ना, पहली रो में कुछ एलिमेंट्स होता है, फिर सेकंड रो में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो क्रिएट किया, तो कोई भी एलिमेंट डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो मैंने फर्स्ट 5 एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद मैंने कॉपी कॉमा किया, कॉमा करने के बाद अब मैं जो एलिमेंट डाल रहा हूँ, दिस वन इज व्हाट माय सेकेंड रो, तो इसको कॉमा करके जी। सो दीज आर माय 10 एलिमेंट्स। तो ये एरे कैसा है, इसका डायमेंशन क्या है, क्या डायमेंशन होगा, 2 इंटू 5, 2 रो 5 कॉलम, सिंपल से 2 रोज एंड 5 कॉलम्स इसके क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओ, लाइन नंबर फील्ड, इस पे दिक्कत आया, अच्छा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। अभी देखो, अब ये हो गया हमारा क्या, 2 डायमेंशनल डेटा। मैंने पहले सिंगल ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट कम था इसलिए मेरे को इशू दिया। अब हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, तो यू कैन सी ये 2 डायमेंशनल डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसका डायमेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक फंक्शन हमारे पास है np.ndim, और उसके अंदर हम पास कर देंगे किसको, x को। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी होता है, हम ndim भी लिख सकते हैं सिंपली, ये भी आपको सेम रिजल्ट देता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना सा है, ये एक एट्रीब्यूट है और ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको काउंट बता रहा है कि इसका डायमेंशन मोड क्या है।
ओके, क्लियर हुआ? अब हमारा पोर्शन क्या है कि अगर मुझे इसमें इंडेक्सिंग करनी है, इसमें 2D में इंडेक्सिंग करनी है, तो 2D में इंडेक्सिंग दो चीजों की होगी, एक तो रो की, एक पहले एक तो किसकी, रो की, और दूसरा किसकी होगी, कॉलम की। तो मेरे पास कॉलम कितने हैं, फर्स्ट रो के अंदर 5, और रो कितनी है मेरे पास 2। तो हर रो के अंदर 5 कॉलम। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करता हूं तो रो का काउंट क्या होगा, 0 एंड 1, और कॉलम का काउंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ओके, सो अभी मैंने x0 लिखा है और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो यू कैन सी मेरे को क्या प्रिंट करके दे रहा है, 1 2 3 4 5। अब आपको किसी ने बोला कि मुझे 2 पिकअप करना है, तो उसके लिए मैं क्या स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा। अभी इसने क्या उठाया, इसने आपको सीधा सीधा एक रो उठा के दी, और अगर आप x0 की जगह क्या लिखोगे, 1, आप उसको रन करो, देखो सेकेंड रो उठा के दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये क्या उठा के देगा मुझे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर दे रहा है, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो उसके बाद कितनी इंडेक्स है, 0 और 1। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो इसने मुझे फर्स्ट रो पिकअप करके दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने इसको बोला मेरे को 2 पिकअप करना है, तो मैंने उसको बोला 0 रो के अंदर से 2 को पिकअप करना है, तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 का इंडेक्स नंबर होगा हमारा क्या, 1। तो मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं, सो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, मैट्रिक्स में जैसे हम यूज करते हैं आर इंटू एन, आर इंटू सी, या हम एम इंटू एन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रो, और ये वाला कॉलम किस, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया ये किसकी होगा, ये होगा आपका कॉलम। तो मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया क्या, 1। ओके, अब मैंने इसके अंदर 1 प्लेस कर दिया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखो इसने क्या मुझे पिकअप करके दिया, 2। अगर मैं इसके अंदर 3 पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, मतलब 0 रो यहीं पे, 0 1 2 3 4 इसका आंसर होना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सो दिस इज द आंसर, कि इसका आंसर क्या है, 4 है। ओके, अब मेरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बना, दूसरा पॉइंट ये बना, चलो इसका फॉर्मेट हो गया। अगर किसी ने बोला फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 9, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 9। तो यू कैन सी मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, 9 प्रिंट। ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे चला। अब यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज करते हैं। सबसे पहले मैं रो के लिए नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करूंगा, मेरा -1, मैंने इसको रन करा, तो कौन सा वाला रो उठा के दे रहा है, नीचे वाला रो उठा के दे रहा है, यानी कि सेकेंड वाले रो पिकअप कर रहा है। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर्मेट भी आप कुछ इसी तरीके से इसको राइट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला -1 से आपको क्या पिकअप करना है, -3, तो -1 से -3 क्या हो गया, तो 1 -1 इज दिस वन, 1 2 3, तो 8 इसका आंसर होना चाहिए। देखो आउटपुट क्या आ रहा है इसका, 8 आ रहा है। इसी स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से भी राइट करके देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने कहीं देखा था, ये चलता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। इवन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर व्हाट, आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग। 0,4 किया मैंने, तो ये क्या बोल रहा है मुझे, 5 दे। तो आप दोनों फॉर्मेट्स में इन दोनों स्टेटमेंट के साथ में काम कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? इज देयर एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है सर, थैंक्स। क्लियर है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। आप लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया होगा इन लाइक अगर हम बात करें उसमें क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में, दैट टॉपिक इज व्हाट, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग हर डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल हो जाती है, तो जिसमें इंडेक्सिंग है वहां स्लाइसिंग अवेलेबल होगी। तो अभी हम बात करते हैं स्लाइसिंग। अगर नंपाई में अगर मुझे स्लाइसिंग करना है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा whenever you are working in a machine learning algorithms। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 100 डेटा है तो एक फॉर्मेट होता है कंपनीज के अंदर। जैसे कोई प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि कोई एफएमसीजी कंपनी समझ लो, कोई बिस्किट बनाते हो कोई कंपनी, तो क्या होता है वो लोग टेस्ट करते हैं। तो 1 लाख बिस्किट का प्रोडक्शन किया,
यानी कि 100% बिस्किट प्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं पर डे का, उसमें से 20% बिस्किट मेरे किस पे जा रहे हैं, टेस्टिंग पे जा रहे हैं। अगर उनका 20% टेस्टिंग सही रहता है तो ही मेरा लॉट जो है वो मार्केट में डिप्लॉय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके की थ्योरी फॉर्मेट होता है कि जिस बेसिस पे आपका प्रोडक्शन फॉर्मेट रनिंग मोड में रहता है। ओके, सो एरे स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग किस तरीके से हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो 1D एरे बना लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है चीजों को समझने में कि हम किस तरीके से इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 हमने एक 1D एरे क्रिएट किया, दिस इज माय 1D एरे, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसकी हैबिट डालना, बिकॉज ऑफ दैट जब भी आप ईडीए परफॉर्म कर रहे होगे, जो चीजें मैं कर रहा हूँ आई नो ये बहुत इरिटेटेड होता है एक टाइम पीरियड तक, बट इसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि जब हम ईडीए परफॉर्म करते हैं ना तो ये चीजें हमें बार बार प्रोसीड करके कई बार देखनी पड़ती है। तो वो इसलिए आपका हाथ सेट होना चाहिए। और नंपाई के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, मैं आपको इतने सारे फंक्शन मॉडल बताऊंगा, अगर आप रेगुलर यूजर हो तो आपको याद रहेंगे क्योंकि फंक्शन बहुत सारे रहते हैं। तो जो फंक्शंस आप कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन में रखते हैं वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी, बाकी आपके प्रैक्टिस मोड पर डिपेंड रहेगा इसका। ओके, अब हम स्लाइसिंग मोड समझते हैं। स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से वर्कआउट रहेगा। तो स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत सिंपल सा। सबसे पहले दैट वन इज योर स्टार्ट कॉलन, दिस वन इज योर स्टॉप। स्टॉप इज ऑलवेज वर्किंग -1, एक कम चलता है। एंड द लास्ट फॉर्मेट इज व्हाट, योर स्टेप। लास्ट वन इज योर स्टेप। स्टेप के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करेंगे। इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, आपका इजी स्लाइसिंग होता जाएगा। अब मैंने नंबर्स को लिया है, नंबर से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसका स्लाइसिंग करेंगे हम। ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसका जो टोटल लेंथ है, ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस, तो हम एलियन फंक्शन लगाएंगे। वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, हम फंक्शन का यूटिलाइज करके पता कर लिया हमने इसका लेंथ कितना है, 6 है। अब किसी ने बोला 2:5 इसका स्लाइसिंग करना है, 2:5। सो मैंने लिखा यहाँ पर x ब्रैकेट 2:5, दैट इज माय स्लाइसिंग फॉर्म। मैंने स्टेप नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट स्टेप फॉर्मेट क्या होता है, इसका +1 होता है। जो स्लाइसिंग आपने पहले पढ़ी हुई है उसी टाइप से रहता है। अब इसका स्लाइसिंग क्या है, 2:5, मतलब इसका ये होता है इंडेक्स नंबर, और इसे कहाँ जाके रुकना है, 5 पे। बट अगर मैं स्टॉप को देखूं तो स्टॉप क्या बोला है, -1, मतलब जो नंबर होगा उससे एक कम चलेगा। तो 5 है तो ये कहां तक जाएगा, 4 तक। तो इसको मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 0 1 2, तो मतलब ये 6 को कलेक्ट करेगा, 2 3 4। तो आउटपुट क्या होगा इसका, 6 7 8। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 6 7 8। ये थोड़ा सा इजी है, टफ नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ मोड है इसका। स्लाइसिंग बहुत इजी होती है। अब अगर मैंने आपको बोला 3:6, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, सिंपल सी चीज है, 0 1 2 3, 7 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा, 6 तक जाएगा मतलब 5 तक जाना है, 3 4 5, 7 8 9 इज द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है, 7 8 9। ओके, अब मैं एक और चीज लिखता हूँ इसमें, इसको मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे कि हम इसी के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। अब स्लाइसिंग में क्या होता है, किसी ने आपको काउंटर किया, यार मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया है, मैंने एंड पॉइंट दिया ही नहीं है, और मैंने स्टेप पॉइंट दिया ही नहीं है, मैंने कॉलन लगा के छोड़ दिया, मैंने उसका कॉलन भी नहीं दिया, मतलब उसके बाद वाला कॉलन भी नहीं दिया। तो एग्जैक्टली इसकी स्लाइसिंग कैसे हो, एक मोड ये भी होता है। तो बेसिकली हमें स्टार्ट कहां से लेना है, स्टार्ट लेना है 3 से। अगर आपका स्टॉप पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसकी टोटल लेंथ जो होती है ना, वहां तक ये रन करता है। तो 0 1 2 3 7 8 9 इसका आंसर आएगा। मैं इसको 1 से कर देता हूँ ताकि आंसर क्लियर हो जाए। 5 से हम इसका आंसर पिकअप करेंगे और टिल दी एंड तक इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। अब आपको एक और काउंटर देगा कोई, उसने बोला इंटरव्यूअर ने आपको कि भाई मेरा जो एलिमेंट है, एंड एलिमेंट मुझे पता है, थर्ड एलिमेंट पर रुकना है, तो स्लाइसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, तो मेरा स्लाइसिंग किससे स्टार्ट होगा, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। डिफॉल्ट फॉर्मेट में अगर स्लाइसिंग पॉजिटिव फॉर्मेट पे चल रही है, अभी नेगेटिव भी बताऊंगा,
अगर स्लाइसिंग पॉजिटिव फॉर्मेट पे चल रही है तो वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी. वंस यू एग्जीक्यूट यू कैन सी 4 5 6 इज द आंसर. ये है हमारा ओरिजिनल डेटा 4 5 6. उसको 3 तक जाना था, मतलब 2 तक जाएगा. 3 लिखा है तो 2 तक जाएगा, तो 4 5 6 0 1 2 उसने कलेक्ट करके आपको दे दिया. दूसरा फॉर्मेट एक और फंडा इसमें क्रिएट हो जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट दिया, कॉलन लगा के छोड़ दिया. ठीक है, ना मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ना मैंने एंड पॉइंट दिया, ना स्टेप दी, कुछ भी नहीं दिया. तो इसका मतलब क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा टिल दी एंड तक, ये पूरा स्लाइसिंग करके आपको देगा. ओके, अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डेटा डिवाइड करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस. एरे में डेटा फॉर्मेट उठाओगे और इसके थ्रू आप इसको डिवाइड करके रख सकते हो. अगर आपने इसको कॉलन किया, फिर कॉलन किया, आपने 2 दे दिया, तो आपने ना तो स्टार्ट पॉइंट दिया ना एंड पॉइंट दिया. इसका मतलब हो गया पूरा एरे सिलेक्ट होगा, लेकिन स्टेप क्या दिए, 2 दिए. तो मतलब ये 4 को सिलेक्ट करेगा, 5 को ड्रॉप कर देगा, फिर 6 को सिलेक्ट करेगा, 7 को ड्रॉप करेगा, फिर 8 को सिलेक्ट करेगा और 9 को ड्रॉप कर देगा. तो इसका आंसर होगा 4 6 8. ये इस तरीके से काम करेगा. यहां तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ओके, नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है. सो मैं आपको नेगेटिव स्लाइसिंग और बताता हूँ, क्योंकि अभी हम सिंगल डायमेंशन में काम कर रहे हैं, फिर हम 2D में भी स्लाइसिंग करेंगे. नेगेटिव स्लाइसिंग. तो व्हाट इज नेगेटिव स्लाइसिंग? ऑब्वियसली बात है, उल्टा चलना है ना. तो हमने क्या करा, x, अब हमें उल्टा चलना है. हमने लिया -1, मतलब मैं 9 से स्टार्ट करूंगा और मैंने इसको दिया -3. मैंने क्या दे दिया, -3. ओके, सो 980 आएगा, क्योंकि 3 तो 7 है. तो मैं इसको एक आगे बढ़ा देता हूँ, 3 डेटा तो हम उठाएंगे एटलीस्ट. 9 8 7, इन 3 के साथ में ये वर्किंग करेगा, उसके बाद ये वर्किंग नहीं करेगा. बट इसमें एक फॉल्ट है. अगर आप इस तरीके से लिखते हो और जब आप लिख रहे हो -1 टू -4 तक जाना है, ये आउटपुट नहीं देगा. अगर कभी भी आपको इस टाइप से कोई क्वेरी आती है या कोई भी पुट करता है या कहीं कोई लिख के देता है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस क्या बोलेगा, यार 9 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा. -1 देता है इसलिए 4 को तो लेगा नहीं, 3 तक लेगा. बट इसका स्टेप हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक दे देगा वो. इसलिए इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा. वो कैसे देगा, ब्लैंक देगा, क्योंकि इसका स्टेप क्या है, +1 है. अगर आप नेगेटिव में चल रहे हो तो इट्स कंपलसरी है आपका स्टेप -1 या नेगेटिव फॉर्मेट में आपका स्टेप लिखा हुआ ना चाहिए, तभी ये डेटा पूरा का पूरा नेगेटिव में वर्कआउट कर सकता है. अदरवाइज ये नेगेटिव में वर्कआउट नहीं करेगा. ये आपको ध्यान रखना है नेगेटिव स्लाइसिंग करते समय. सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लिया, मेरे को इसको रिवर्स करना है. किसको, 987 तो मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे पूरा रिवर्स करना है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 और -7, क्योंकि 6 है तो एक आगे प्लस करके लिख रहा हूं मैं, और -1. तो देखो ये नेगेटिव और रिवर्स प्रिंट हो रहा है, पूरा का पूरा एरे यहाँ से उल्टा प्रिंट हो गया. ठीक है, लेकिन इसी प्रोसेस को करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. इसी के ये भी वर्किंग है. इसी के नीचे में एक और स्लाइसिंग फॉर्मेट आपके लिए लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है. आप कॉलन लगाओ और -1 राइट कर दो, आपका डेटा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए. ठीक है, जब आप स्टेप -1 लेते हो तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली कैसा चलेगा, नेगेटिव फॉर्म में चलता है. क्लियर है? तो ये था हमारा किसका, 1D एरे का स्लाइसिंग. नाउ slicing for 2D array. ओके, स्लाइसिंग फॉर 2D एरे. तो 2D एरे में कैसे होता है, तो पहले 2D एरे बना लेते हैं अपन, है ना. np डॉट एरे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 2 4 5 6 कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट 7 8 9 0. ओके, दिस इज माय 2D एरे. फिर से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया, उसके ऊपर दो ब्रैकेट आते हैं. ठीक है, एक होल ब्रैकेट, एक अंदर इंटरनल, दो ब्रैकेट इंडिविजुअल रो के लिए. सो नाउ
हाउ 2D एरेज हुआ। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें हमारे पास, कॉलम भी है और रो भी है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लिया। स्लाइसिंग का फॉर्मेट वही है, स्टेप एंड यानी कि स्टॉप और आपका सॉरी स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ये होता है स्लाइसिंग का फॉर्मेट। तो हमने सबसे पहले स्लाइसिंग करी किसके अंदर, इंडेक्स नंबर दे दिया क्या, रो को। अब मैंने कॉमा किया, हमने ऐसे ही लिखा था, तो कॉमा से पहले वाला डेटा क्या है हमारा, रो है, और हमने यहाँ पे लिख दिया 2:5। अच्छा 4 डेटा है ना, तो 2:4, तो 1:4 लिख देता हूँ। मैंने 4 एलिमेंट लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, 1:4 लिख देता हूँ। तो 1 लिखा, तो 0 हमारा क्या बता रहा है कि भाई पहले रो में आपको ये स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है। अभी हम स्लाइसिंग किस में कर रहे हैं, कॉलम में। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। अभी हम स्लाइसिंग किस में कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं। तो मेरे को पहले रो में कितनी स्लाइसिंग करनी है, 1:4। तो 1:4 कितना हो गया, 0 लोकेशन ये हो गई फर्स्ट, 1 2 3 6 तक जाएगा, 4 5 6 इज द आंसर। ओके, 0 रो है ना पहला वाला, इसके साथ में अगर कंफ्यूजन है तो मैं नीचे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, बहुत सिंपली आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला। ये हो गए हमारे 0, ये हो गए हमारी सेकेंड। ओके, अब हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है, अब किसी ने बोला कि भाई मेरे को दोनों एरे में से मेरे को 5 और 9 प्रिंट करना है। क्या बोला, टास्क क्या बोला, 5 और 9 प्रिंट करना है। तो 5 और 9 प्रिंट करना है, तो मैंने एक सिंपल स्लाइसिंग करी 0:2। तो मैंने स्लाइसिंग किस में कर दी, अभी रो में, और मुझे प्रिंट क्या करना है 5 और 9। 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2, तो 2 इज माई इंडेक्स नंबर। मैंने 0 2 दे दिया, या मेरे को 6 और 0 प्रिंट करना है, मैंने 3 दे दिया। 3 दे दिया, मैंने एग्जीक्यूट किया। तो 0 वाली रो में से थर्ड एलिमेंट उठाओ, फिर फर्स्ट वाली रो में से थर्ड एलिमेंट उठाओ। तो देखो 0 और 6 आपका कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। अब कोई आपको ये भी बोल सकता है कि कॉलम और रो दोनों में स्लाइसिंग हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जब इंडिविजुअल हो रही है तो वैसे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। मैंने दोनों इंडेक्स के बेसिस पे लिया और कॉमा किया, मैंने बोला 1:3, दोनों में से मुझे 4 5 8 9 ये डेटा मुझे पिकअप करना है। कौन कौन सा डेटा पिकअप करना है, 4 5 8 9। मैंने एग्जीक्यूट किया तो यू कैन सी मेरे को कौन सा डेटा पिकअप करके दिया इसने, 4 5 8 9। ये हमारा क्या था, ये हमारी 2D स्लाइसिंग थी कि हम 2D स्लाइसिंग कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, यस, इज देयर एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। सो अगर आपको लगे बहुत ज्यादा हो गया तो प्लीज आप मेरे को स्टॉप कर देना। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं बट इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आपको इसके पैटर्न समझने पड़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी डेटा टाइप्स वी आर यूजिंग इन numpy। तो ये लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाती है, ऑनलाइन आप देखोगे तो बहुत सारे लिस्ट मिल जाती है। मैं इसमें भी आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, डेटा टाइप की लिस्ट। So data type is basically is what, integer is your data type, ठीक है, and float जो मेजरली यूज करे जाते हैं, and the next one is object, okay, string, and the next one is boolean जो आपने सुने होंगे डेटा टाइप, boolean ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज जो होते हैं, that one is the boolean डेटा टाइप जो हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। ओके, क्लियर। सो नाउ अब फॉर्मेट क्या है, अभी तक हमने स्लाइसिंग वगैरह देखा, एरे कैसे क्रिएट करना है वो देखा, उसका डायमेंशन क्या है वो सारी चीजें देखी, बट यहाँ पे मैंने एक ही टाइप का डेटा इंसर्ट किया हुआ है, कौन सा, इंटीजर। सो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो मैंने मार्क डाउन करे हैं, और भी होते हैं बट बेसिकली मैं इतने ज्यादा डेटा टाइप यूज नहीं करता हूँ। मेरे को जो याद है वो मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो कॉम्प्लेक्स भी होता है,
उसके अलावा अगर हम बात करें वाइड भी होता है इसके अंदर, numpy के अंदर, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। डेट टाइम भी हम लोग कई बार यूज करते हैं, बट मैं उसके पैकेज के साथ में आपको बताऊंगा डेट टाइम भी किस टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, इंटीजर तो आपने देख ही लिया। ठीक है, टाइम डेल्टा भी होता है, और आपके कुछ यूनिकोड फॉर्मेट भी होते हैं, तो वो भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बट ये जो फॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, ये हम लोग सबसे ज्यादा यूजेस में लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एरे अवेलेबल है, सो दिस इज माय एरे, इसमें आपको सारे नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं? सारे नंबर हैं आपके किस फॉर्म में? इंटीजर फॉर्म में। सो व्हेनेवर यू वांट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा जो इसके अंदर स्टोर है, कैसा डेटा उसके अंदर स्टोर है, वो अगर हमें देखना है तो वी जस्ट राइट हियर एक्स डॉट डी टाइप। आप इसको सिंपली लिख सकते हो एक्स डॉट डी टाइप। तो सारा का सारा डेटा जो है वो आपको बता देगा किस टाइप का डेटा टाइप है ये, इंटीजर फॉर्मेट में। ओके, सो कई बार एक और चीज होती है यार, मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को जब मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ तभी मैं डेटा टाइप डिसाइड कर लूँ कि ये नंबर जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? तो बहुत सिंपली हमने क्या करा, np डॉट एरे एक वन डायमेंशनल डेटा टाइप डिजाइन किया 2 3 4, और फिर हमने उसको कॉमा लगाया। तो देखो जब मैं इसको शिफ्ट टैप किया तो यू कैन सी मेरे पास पूरा डिटेलिंग आ गया कि डी टाइप वगैरह, आप ये चीजें आप देख सकते हो। तो मैंने उसका डी टाइप डिसाइड किया। सो व्हाट इज द डी टाइप ऑफ दिस? तो मैंने क्या करना है, मैंने सर यहाँ ये पे डेटा लिखा प्री डिफाइंड है क्या इसके लिए, जैसे 2 3 विच 4 वन के लिए? 2 3 ये जो 4 डेटा भी आउटपुट जो आया था ना, तो उसका प्री डिफाइंड है क्या सर? इंटीजर 32 की बात कर रहे हो आप? जी सर। ओके, सो आपका जो न्यूमेरिकल डेटा है ना, वो आपका इंटीजर फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। सो पाइथन है, तो पाइथन एक डायनेमिक टाइप टू प्रोग्रामिंग है, तो बाय डिफॉल्ट ये डिसाइडेड कर रहा है। और numpy जो है वो सी या सी प्लस प्लस पे डिजाइन की गई है, तो डिफॉल्टली आपको जो डेटा टाइप इसमें शो करेगा वो 32 बिट का शो करेगा। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 बाइट का डेटा टाइप शो करता है किसी भी इंटीजर वैल्यूज को, क्योंकि ये 32 बिट पे डिजाइन किया गया है, 32 बिट पे। दैट्स वाई आप इसके बिट फॉर्मेट आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को इसका डी टाइप इंक्रीज करना है तो हम इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने 4 लिखा, वी जस्ट राइट हियर एक्स डॉट डी टाइप। हम इसको इंक्रीज करके देख लेते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ 6, इट्स नॉट वर्किंग, 8, इट्स वर्किंग। ठीक है, अब मैंने इसको रन करा तो मैं इंटीजर का टाइप जो है ना वो मैंने क्या कर दिया, 64 कर दिया। तो ये साइज इंक्रीज कर लेता है। ओके, और साइज इंक्रीज करने का बेनिफिट क्या होता है? देखो अगर इसका भी एक पूरा बैकग्राउंड लॉजिक और मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये कितने बिट का है? 32 बिट का है। 32 बिट है, और बाइट में कितना हो गया? 4 बाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट? 8 बिट। तो ये 4 बाइट का है, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 बिट। इसलिए ये इंट 32 लिखा हुआ है। इंट 32 का मतलब क्या है? ये कितना स्टोरेज ले सकता है, कितनी बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकता है, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है। तो बिट जो होता है वो आपका बाइनरी फॉर्म में होता है, तो हमेशा बाइनरी में 0 और 1 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 दिया। अब इसका पावर कैलकुलेट कर दो, किससे? n माइनस 1, 2 टू दी पावर n माइनस 1, दिस इज अ फॉर्मूला अगर आप उसको रेंज निकालना चाहते हो। तो ये 32 बिट का है ना, तो 32 बिट का n माइनस 1 कितना हो गया? 31। एंड आप इसको एग्जीक्यूट करो, दिस इज द रेंज कि आप इतनी बड़ी वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू मतलब डेटा की जो वैल्यू वो इससे ज्यादा बड़ी है, तो आप 64 बिट पे काम करो। 64 बिट पे ये आपका हो जाएगा 62 का, ठीक है, 61 के आसपास। सो दिस इज द साइज कि आप इतना बड़ा वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो इसलिए ये जो i4 i8 ये जो आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसका बिट टाइप जो है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, और जैसे आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, कॉपी करते हैं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वी आर यूजिंग एस। आप रन करो, ओह सॉरी स्मॉल एस हो गया, कैपिटल एस यूज करना पड़ेगा। कैपिटल एस यूज करो, और आपका जो डेटा है ना वो बेसिकली किस फॉर्म में आ गया? स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। और मैंने यहाँ पर
एक्स डॉट डी टाइप डिसाइड किया और उसका देखा तो एस इज द डेटा टाइप ऑफ दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होते हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन कभी पुटअप हो सकता है। आई थिंक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? देयर एनी क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है? सर ये आउटपुट में बी कैसे आया है? करेक्ट, ये क्वेश्चन मैं वेट कर रहा था। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था क्योंकि आउटपुट में बी आया है। सो दिस इज कॉल्ड इज व्हाट कि आप जब स्ट्रिंग के साथ में वर्कआउट करते हो तो कंप्यूटर साइंस में दो कोड फॉर्मेट होते हैं, एक होता है ASCII और दूसरा होता है यूनिकोड। अगर ये यूनिकोड फॉर्म में होता तो ये मेरे को बी शो नहीं करता। ठीक है, तो ये मेरे को क्या शो नहीं करता? बी शो नहीं करता। तो हम एक बार इसको बना के देख लेते हैं। ये थ्योरी मेरा नहीं है, या पाइथन डॉक्स पे जाओगे ना वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिस स्टेटमेंट में आपका बी शो कर रहा है दैट वन इज व्हाट ASCII फॉर्मेट। और जिसमें मैंने यूनिकोड फॉर्मेट डिजाइन किया, देखो ये है तो स्ट्रिंग ही, लेकिन मैंने क्या डिजाइन किया इसको यूनिकोड में डिजाइन किया, यू असाइन किया, दिस वन इज यूनिकोड। और यूनिकोड के फॉर्मेट पे आप देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा है? यूनिकोड फॉर्मेट। और देखो अब बी नहीं आ रहा। तो अगर बी लगा हुआ आ रहा है दैट मीन्स उसका कन्वर्जन क्या है? ASCII फॉर्मेट पे है, यूनिकोड फॉर्मेट आई एम सॉरी, यूनिकोड फॉर्मेट पे वो डेटा नहीं है। दिस इज अ डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ जो मैं मेंशन करना भूल गया था। इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। डिफॉल्टली दिस इज अ 4 बाइट। आप आई भी यूज कर सकते हो, I4 भी यूज कर सकते हो और I8 भी यूज कर सकते हो। ओके, इसके लिए हम बेसिकली एफ यूज करते हैं। ये स्टेट, ये जो पार्ट होता है ये कॉमन होता है, इसके लिए कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल एफ आप यूज कर सकते हो। और हमारा दूसरा जो है ऑब्जेक्ट, उसके लिए आप यूज करोगे क्या? कैपिटल O। ओके, एंड स्ट्रिंग के लिए आप कैपिटल S यूज करोगे। विद इन अ सिंगल कोट्स यूज करना है। मैं इसके अंदर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। F के अंदर भी हम इसे डाल देते हैं और ये सारे भी आपको सिंगल कोट में लेने होते हैं। ओके, एंड बूलियन के लिए आप यूज करोगे क्या? स्मॉल b। ओके, एंड कॉमा एंड यूनिकोड, जो आपका जो क्वेश्चन था उसका जो मैंने आंसर दिया, यूनिकोड फॉर्मेट के लिए आप यूज करोगे कैपिटल U। ओके, दीज आर द फॉर्मेट्स जिस तरीके से आपको उसको यूटिलाइज करना है। ओके, जैसे जैसे यूजेस आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे आपको उसको कन्वर्जन देना है। सो मेरा x जो है वो किस फॉर्मेट में? यूनिकोड फॉर्मेट में। आई होप आपको डी टाइप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हमारा दूसरा फॉर्मेट क्या है कि सपोज अभी आपका जो इनपुट आया वो यूनिकोड में आया। नाउ अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। किस पे कन्वर्ट करना है? फ्लोट में। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डेटा टाइप हमारा सेम फॉर्मेट में नहीं आता तो हमें बहुत दिक्कत आती है। अब मैं इसका बोलूं कि इसका सम करना है तो इसका सम क्या होगा? एनी आइडिया? अगर मैं इसको फॉर लूप से उठाऊं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ x, ठीक है, कॉलन प्रिंट x ऑफ i एंड इक्वल टू डबल कोट्स, तो क्या आउट क्या आ रहा है? 2 3 4। सम ऑफ एलिमेंट्स बोलूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर आपने res इक्वल टू 0 दिया एंड res इक्वल टू res प्लस इक्वल टू x ऑफ y लिख दिया, ठीक है, एंड हमने इसको प्रिंट किया और रन किया, तो ये हमें क्या देगा? टाइप एरर देगा। टाइप एरर क्यों दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा ये जो x है ना वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब आप प्लस नहीं कर सकते उसके साथ में, इसलिए ये आपको एरर दिया। तो अब एरर समझ में आ गया कि ये स्ट्रिंग था, हमारा x जो है उसका डी टाइप क्या है?
यूनिकोड फॉर्मेट में स्ट्रिंग है, मुझे उसको चेंज करना है। तो मैंने एक z लिया इक्वल टू, अब मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है, सिंपल सा फंक्शन यानी कि मैंने इस पे लिया, इसको चेंज करना है x को x डॉट एज टाइप, और हमने फंक्शन स्टार्ट किया। तो यू कैन सी ये फंक्शन वर्किंग करता है ना। तो जब भी आपको देखना है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं अपना एक प्रॉब्लम बताता हूँ, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर देता हूँ, बड़ी स्पेलिंग होती है ना, बहुत मिस्टेक करता हूँ। तो मैं बहुत इजीली चेकआउट करने के लिए क्या करता हूँ, शिफ्ट टैब दबा देता हूँ। शिफ्ट टैब दबाता हूँ, मेरे को पता चल जाता है दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन सिस्टम और नॉट। तो मेरा स्पेलिंग भी चेक हो जाता है और सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने एस टाइप लिया, मैंने सिंगल कोट लिया और मैंने आई असाइन कर दिया। ठीक है, क्या असाइन कर दिया, आई असाइन कर दिया। तो एस टाइप होता क्या है, एस टाइप फंक्शन है जो कि आपको हेल्प आउट करता है किसी भी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। बट आपको यह ध्यान रखना है कि डेटा टाइप सही होना चाहिए। मैंने इसको रन किया, मैंने z को रन किया तो 1 2 3 4 आ रहा है, और मैं z का d टाइप आपको चेक करके बताऊं, d टाइप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर देखो d टाइप आ गया। इधर क्या हो गया उसका कन्वर्जन, 34 बिट। अब i8 करके हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, तो अभी कितना बिट का हो गया ये, 64 बिट का। सो सिंपल आई अगर आप कर रहे हो तो ये 32 बिट का आ रहा है, i4 करोगे तो 32 बिट का रहेगा, i8 करोगे तो ये 64 बिट का हो जाएगा। ओके, अब आप इसके साथ में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर परफॉर्म किया था, यही चीज हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसको ही कॉपी करके ले आते हैं, टाइम सेविंग रहेगा। और हम यहाँ पे किसके साथ में काम कर रहे हैं, जी के साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं इसको रख देता हूँ। तो यू कैन सी व्हाट द टोटल ऑफ दिस, 4 + 5 इज व्हाट, 9। ओके, क्लियर हुआ। दिस इज एन एस टाइप फॉर्मेट कि आप एस टाइप डेटा टाइप को किस तरीके से आप वर्कआउट करा सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक, यस, देयर एनी डाउट। ये तो एक छोटा सा डेटा था जिसके आउटपुट से हमें ये पता चल गया कि हमने तो स्ट्रिंग लिखा था डेटा टाइप, वो यूनिकोड में है या एस्काई में है, ये हमें अपने आप मतलब पता चल गया क्योंकि छोटा सा डेटा था। बट जब एक्चुअली जो रॉ डेटा आता है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि आउटपुट जो है वो ठीक है या नहीं, या वो यूनिकोड था, स्काई है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ये आपको डी टाइप करना पड़ता है। जैसे आपके पास जो डेटा आता है ना, रॉ डेटा, जैसे नंपाई सॉरी पैंडास यूज करेंगे ना, अभी तो मैं आपको नंपाई बता रहा हूँ, तो कैलकुलेशन समझाने के लिए आई एम यूजिंग द स्मॉलेस्ट डेटा। ओके, जब हम पैंडास यूज करेंगे तो पैंडास में हम डेटा सेट पे काम करेंगे, क्योंकि हम पैंडास में ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। देन मैं आपको क्लियर आउट करूंगा कि ये डेटा टाइप फॉर्मेट्स कैसे आ रहे हैं उसमें। ओके, क्योंकि वो उसके लिए मेरे को डेटा पिकअप करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे आपको पहले पैंडास क्लियर करना पड़ेगा कि पैंडास कैसे काम करता है। और जितनी चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं आपको पैंडास के थ्रू भी परफॉर्म करके बताऊंगा कि आपका एक ऑल्टरनेटिव पैंडास भी हो जाएगा। ओके सर, ओके, सो ये बेनिफिट देते हैं जब आप एक कैलकुलेशन मॉडल पे पहुंचोगे मशीन लर्निंग वाले पार्ट में। ओके, ओके यस, और कोई डाउट इसमें। विशाल, वन क्वेश्चन, व्हाट अबाउट कि जो मेरे पास रॉ डेटा हो दैट इंक्लूड्स इंटीजर एंड स्ट्रिंग एज वेल। अल्फान्यूमेरिक अगर डेटा एरे अवेलेबल होता है, हाउ वुड वी चेक, क्या वो इस पे एरर दे देगा और इट विल गिव अस बोथ डेटा टाइप दैट इट इंक्लूड्स, उसको स्लाइसिंग कैसे करेंगे। ओके, सो दैट मींस आपका है हेटेरोजेनियस डेटा आपके पास है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं heterogeneous is kind of mixing data, so we are not containing other similar type of elements like मैंने 4 5 these are the integers, when I enter double quotes capital A, this is my string, okay, and 9.0 is my float, like this type of data. Yes, we can say. Yeah, है ना। so ये heterogeneous, हम लोग इसको heterogeneous format बोलते हैं। so whenever we are dealing with the arrays, so arrays का एक concept होता है कि arrays is always working with the homogeneous data. homogeneous means होता है आपका similar type of data, and heterogeneous means होता है आपका
like this type of data. Let's execute this one. अब आप देखोगे ये वर्किंग कर रहा है, बट आपका ये सारा डेटा किस फॉर्मेट में चला गया, एक यूनिकोड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो जैसे अगर आप डेटा सेट की बात कर रहे हो, तो व्हेनेवर वी आर पिकअपिंग सेल्स डेटा, हम जब भी सेल्स डेटा पिकअप करते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक जनरल प्रॉब्लम आती है कि हमारे जहां पर हमारी सेल्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर हमारा लिखा होता है, तो कई जगहों पर एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं है, या हम बात करें सेल्स नहीं हुई है, तो वहां पर यूज जो इनपुट करने डेटा एंट्री करने वाला पर्सन होता है जो उसको एंटर कर रहा है, तो वहां पर कभी कभी क्या करता है, नॉट अवेलेबल या एनए लिख के भेज देता है. एंड उस पर्टिकुलर डेटा की वजह से आपका पूरा डेटा किस फॉर्मेट में चला जाएगा, स्ट्रिंग में चला जाएगा. ये चीज हम लोग एक्सेल में भी फेस करते हैं. आप सीक्वल में भी जाओगे तो सीक्वल में भी आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो आपको उसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा पूरा होल डेटा, या आप उसको क्लियर आउट करना पड़ेगा. लेकिन आप पाइथन में जब भी इस टाइप का डेटा उठाओगे, वो हमेशा यूनिकोड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा उसको. देन उसके बाद आप इसको क्लीनिंग करो, क्लीनिंग करने के बाद आप उसे चेंज कर सकते हो. इस तरीके से हमें उसको हैंडल करना पड़ता है ना. क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है, ये अभी हम जो नंपाई में स्टडी कर रहे हैं, दैट वन इज एन एरे, एंड एरे इज ऑलवेज वर्किंग विद द होमोजेनियस डेटा. वो हेटेरोजेनियस फॉर्मेट में वर्कआउट नहीं करता है. तो क्योंकि ये कैलकुलेशन मॉडल होता है और न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे वर्कआउट करता है, सो इसलिए हम लोग इसमें स्ट्रिंग में बहुत कम डील करते हैं. हमारा जो सबसे ज्यादा नंपाई के साथ में डीलिंग रहेगा वो मैथमेटिकल ऑर्डर में रहेगा, लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इन सब चीजों के साथ. तो ये हमारा एक प्रॉब्लम रहता है. दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी सुमित ने पूछा था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी, ये आप फेस करोगे उस फॉर्मेट में. ओके, सो क्योंकि ये कैलकुलेटिव मॉडल है तो हम लोग इस सब चीजों को देखेंगे. ओके, एक एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू विशाल. ओके सुमित, और कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके ठीक है. सो नाउ अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मतलब देखने में आपको सेम टाइप की लगेगी, बट ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है. एक होता है कॉपी एंड द सेकंड वन इज योर व्यू. इज देयर एनी आइडिया, आप लोग कोई इस पे कुछ बताना चाहोगे, कॉपी क्या होता है और व्यू क्या होता होगा आपके अकॉर्डिंग? जनरल वे, नॉट पाइथन में मत जाओ, आप जनरल वे में बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी एंड व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू. I guess copy is if we use copy तो copy का मतलब we want to use that information somewhere else, तो उसको एक कार्बन कॉपी और समथिंग बना लिया. व्यू इज फॉर रेफरेंस ओनली, और जो उसी पर्पस के लिए हमने सिर्फ काइंड ऑफ ए स्नैपशॉट या फिर कुछ एक रेफरेंस के लिए, विजन के लिए फॉर फ्यूचर में, या फिर साइड बाय साइड वी लुक्ड इनटू द डेटा, दैट्स इट. ओके, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते. खैर वो तो दोनों में केसेस में नहीं हो सकते बिकॉज कॉपी आल्सो डज नॉट अलाउ. ओके, बट कॉपी आपका रीयूज हो सकता है डेटा. Okay. इट्स मोर इन फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट फॉर्मेट, एग्जैक्ट डेटा टाइप. व्यू कुड बी एक इमेज हो सकती है आपकी, जो टेबल एरे हो सकती है, उसका इमेज हो सकती है. आप लोग एक्सेल यूज करते हैं ना, तो उसमें जैसे हम अगर कोई डेटा कॉपी करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट, दिस वन इज द कॉपी, राइट, एंड व्हाट इज द व्यू अकॉर्डिंग टू यू इन बाय यूजिंग द एक्सेल. लाइक आपने बोला कि उसका मैंने एक डमी फॉर्मेट बना लिया, सपोज मैंने एक इमेज पेस्ट कर दी उसकी कॉपी करके, राइट. ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहूंगा. कॉपी आपने बिल्कुल सही बताया. मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ. एक x.x को ही ले लेते हैं. x तो हमारा ऑलरेडी बिल्ट है. दिस इज माय x, ओके, और x0 पे मेरा क्या है, दिस वन इज माय x एंड x0 पे मेरा क्या है, 4 है. ओके, सो अभी मैंने क्या करा, z इक्वल टू x डॉट कॉपी लिखा. ओके, सो z के अंदर क्या डेटा है, जो x के अंदर डेटा था ना वो z के अंदर आ गया. ओके, सो x की वैल्यू मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ.
This one is print x and the next value is what? Print z. दोनों की वैल्यू सेम हो गई. ओके, सो अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपली z के स्क्वायर ब्रैकेट 0 पे एक वैल्यू चेंज कर दी, 90 कर दिया. अभी मैंने क्या बोला, z की इंडेक्स पे वैल्यू ऑफ z इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा value of x is colon double quotes. ओके, अब पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना, बहुत सिंपल पॉइंट है. अभी मैंने इसको रन करा तो z की वैल्यू ये है, x की वैल्यू भी सेम. अब मैंने चेंजेस किस में करे, सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू में. और z क्या है, कॉपी डेटा है x का. तो कॉपी में क्या होता है, कॉपी के फॉर्मेट को आप हमेशा समझो कि कॉपी क्या बोलता है. कॉपी बोलता है कि आपने जो कॉपी किया हुआ है ना, उसमें अगर चेंजेस करे हैं तो वो चेंजेस सिर्फ कॉपी वाले डेटा में आएंगे और एक्स वाले डेटा में नहीं आएंगे. मतलब आपके ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं आएंगे. दैट मीन्स एक्सेल की एक सेल से मैंने डेटा कॉपी करके दूसरी सेल में डाल दिया, तो मैं जो दूसरी सेल में डेटा डाला है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करूंगा वो मेरे ओरिजिनल सेल की डेटा पे कोई भी चेंजेस नहीं आने देगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉपी. ओके, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू जो आपने बताया था वही चीज. ओके, बस मैंने उस पर एक और चीज ऐड ऑन करी है कि उसमें कोई चेंजेस करते हो तो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, सेकेंड वन इज मैंने एक वी और बनाया, स्मॉल वी इक्वल टू, और मैंने x डॉट व्यू बना दिया उसका. अब मैंने स्मॉल v को क्या बनाया, व्यू बनाया. मैंने रन करा, मैंने v को देखा तो v मेरा क्या है, जो मेरा x है वही है. तो मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जिससे हमें रिजल्ट क्लियर हो जाएगा. और ये हमारा क्या है, v. तो यू कैन सी दोनों रिजल्ट सेम है ना. और इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वन इज माय v. अब व्यू में क्या होता है, व्यू इज कॉल्ड एन रेफरेंस्ड, या फिर आप उसको बोल सकते हो इमेजिनरी फॉर्म. एक्सेल में एक सेल का डेटा है, A1 सेल का डेटा मैंने C1 में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू A1 लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा तो डेटा कॉपी हो जाएगा. बट मेरा क्या है, ये रेफरेंस डेटा है. ठीक है, सो अभी ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी फॉर्मेट है. तो मैंने अगर v में कोई चेंजेस करे, v की 0 लोकेशन पे मैंने 89 डाला, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वो मेरा x में भी चेंजेस करेगा कि नहीं करेगा. तो जब आप व्यू फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो भी इफेक्ट होता है. ओके, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा. इसके साथ में कॉपी एंड व्यू के साथ में, कॉपी में क्या होता है, कॉपी में आपका ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन व्यू पे आपके ओरिजिनल डेटा पे इफेक्ट आएगा. आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन टॉपिक के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो ये उसी टाइप का फॉर्मेट है, एक उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है. ये हो गया आपका क्या, कॉल बाय वैल्यू. मतलब आपके वो जो दूसरा कॉपी डेटा है उसमें आप कुछ भी चेंजेस करो बट आपके ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. ये होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस टाइप. यानी कि अगर आपने रेफरेंस दिया है व्यू में, x को एक रेफरेंस दे दिया, v की v से भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट v में कुछ भी चेंजेस आएंगे उसका इफेक्ट x पे भी आपको शो करेगा. क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू? ओके, एनी अदर डाउट, कोई डाउट है? यस विशाल. Yes. So when you're saying कि अगर मैं रेफरेंस में कुछ चेंज करता हूँ, और लेट्स से कि इन एक्सेल वी यूज A1 सेल में कुछ है और B1 सेल में मुझको रेफरेंस डालना है, इज इक्वल्स टू A1 कर देता हूँ BU को. हाँ जी, वो रेफरेंस. बट आई एम नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस इन B1, क्योंकि वहां पे वो चेंजेस करते ही वो मेरा रेफरेंस रिमूव हो जाता है. नहीं, वो एक्सेल के फॉर्मेट में आपको A1 में चेंजेस करने पड़ेंगे. तो B1 इज योर रेफरेंस वैल्यू.
है ना? राइट. सो हियर तो व्हेन यू आर V, सेइंग कि व्यू में अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो वो मेरे यस एक्चुअल नंबर्स में भी चेंज होते हैं. यस दैट मीन्स कि मुझे वी में चेंजेस देखने के लिए एक्चुअली मुझे एक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट आई कैन सी इट ओके. इन वी. सो देखो अभी मैंने V में चेंजेस करे, राइट, 89 दिया 0 पे, तो जो मैंने V में चेंजेस करे वो X में भी चेंजेस होंगे, मतलब मेरा ओरिजिनल वैल्यू इफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ Okay. पे आपका एक और क्वेश्चन रेज हो गया आपकी साइड से कि अगर मैंने A में चेंजेस कर दिए तो X में चेंजेस कर दिए तो X का वैल्यू क्या है 3 पे 9.0, X की वैल्यू मैंने कर दी 78. मैंने इसे रन किया तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ V में भी मेरे चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो आपके V में भी चेंजेस आएंगे. ओके, अंडरस्टूड. क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा कॉपी में नहीं होगा. कॉपी में देखोगे आप, यहाँ पे मैं रन करूं, मैंने X में चेंज किया है 78, तो देखो मेरा X चेंज है लेकिन मेरे कॉपी में कोई चेंजेस नहीं है. कॉपी में वही चेंजेस है. मतलब जब आप कॉपी कर रहे हो ना तो आपका ओरिजिनल वैल्यू और कॉपीड वैल्यू दोनों इंडिविजुअल मेमोरी पे वर्कआउट करते हैं. ओके, और जब आप इस पे वर्कआउट कर रहे हो व्यू पे तो वो दोनों सेम मेमोरी पे वर्कआउट करते हैं. लेट मी शो यू वन थिंग. इसमें एक एग्जांपल आप शो कर सकते हो अगर किसी को रिप्रेजेंट करना है तो. एक चीज मैं टेस्ट कर लेता हूँ. मेरे पास X है, X का वैल्यू मेरे पास, X का आईडी ये है और मेरा Z का आईडी मैं आपको बता देता हूँ. Z का आईडी ये है और वहीं पर मैं यहाँ पर V का आईडी लिखता हूँ लास्ट में. अब लास्ट के 4 डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना बस. सो लेट मी चेक. मेरा V का आईडी भी इंडिविजुअल फॉर्मेट पे वर्कआउट कर रहा है. ओके, लेकिन है ना इसमें देखो कोई भी मेमोरी आपका सिमिलर नहीं है, बट यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे. एक इमेजिनरी फॉर्मेट बनता है उसका, लेकिन मेमोरी तीनों की अलग रहती है. ऐसा कॉल बाय रेफरेंस में नहीं होता. कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी जो आईडी रहती है ना वो आपकी सिमिलर हो जाती है. इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपका मेमोरी लोकेशन भी डिफरेंट है लेकिन व्यू के फॉर्मेट पे आपके चेंजेस दोनों के इफेक्ट होंगे आपस में, लेकिन कॉपी में नहीं होते. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड कॉपी. ओके, एक बार रिपीट करना. मेमोरी इज डिफरेंट इन व्यू. देखो इसमें जैसे एक टॉपिक है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, दैट वन इज कॉल बाय रेफरेंस. ओके, सो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब आपको ये फॉर्मेट दिखाए जाते हैं तो उसमें आपके मेमोरी एड्रेस, जो आपके एड्रेसेस है ना वो सिमिलर हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं. है ना. बट यहाँ पर नमपाई में जब हम काम करते हैं कॉपी एंड व्यू में, तो कई बार क्या होता है ना, कई बार जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं या आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको जो पर्सन होता है वो आपको इस तरीके से शो करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप स्टक हो सकते हो. तो आप ये टेक्निक मत यूज करना उसके साथ. आप सिंपली जो मैंने आपको टेक्निक बताया ना यहाँ पे, आप चेंजेस करके दिखा रहे हो, ये फॉर्मेट आपको यूज करना है. इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है. ओके, क्योंकि ये सारे मेमोरीज लोकेशन जो होते हैं ना वो तीनों डिफरेंट होती है, सिमिलर नहीं होती. ऐसा सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस के केस में होता है. कई बार पर्सन क्या करते हैं कि इंटरव्यूज देते हैं, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे वो ये टेक्निक यूज कर देते हैं कि व्यू और कॉपी में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे स्टक हो जाता है पूरा मैटर कि आपके जो आईडीज आएंगी ना वो डिफरेंट आएंगी, मेमोरी डिफरेंट है. ठीक है, ये मैं मिस्टेक बता रहा हूँ कि क्या कहाँ मिस्टेक करते हैं लोग. यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं. मेमोरीज डिफरेंट है तीनों की, बट कॉपी में इंडिविजुअली हैंडल होती है, लेकिन व्यू के फॉर्मेट में सिमिलर फॉर्मेट पे यूजेस आएगा दोनों का. ओके, क्लियर हुआ? क्लियर. ओके, सो इसको मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और ये फाइल मैंने कल शेयर नहीं करी थी, आज मैं आपको शेयर कर देता हूँ और इसको आप लोग देख लेना जिससे ये अपना क्लियर हो जाएगा आप लोगों को पूरा कंप्लीट. ठीक है, सो कल जो हम लोग इसके आगे प्रोसेस करेंगे, और कल मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर दूंगा. बेसिकली मैं असाइन कर ही देता हूँ आज, तो आप उसको गो थ्रू कर लेना. अटेम्प्ट मत करना, अटेम्प्ट आप कल से देखना उसको.
तो जैसे आपको चीजें आप उसमें प्रोसीड कर पाओगे numpy के साथ में कि कैसे आपको उसके क्वेश्चन रिजॉल्व करना है। ओके, क्लियर है? कोई और डाउट किसी का? यस, No, Vishal, thank you very much. ओके सुमित, थैंक यू। श्वेता, फजलो, कोई डाउट आप दोनों का? No, no, sir. thank you. Okay. Thank you. ठीक है, फिर कल हम फिर से 9 o'clock पर कनेक्ट करेंगे और इसके आगे प्रोसेस करेंगे। Okay? Tomorrow, Thank you. Friday, we have a class. Yes. ठीक है।